हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल आरएल लर्निंग क्लासेस। जैसा कि आईपीसी में हम लोग चैप्टर 8 तक कवर कर चुके थे, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 9। आज मैं आपको बता दूं, थोड़ा वीडियो लंबा होगा या लंबा नहीं होगा तो मैं उसे छोटा करूंगा थोड़ा, ठीक है। कैसे? आज हम तीन चैप्टर पढ़ने वाले, चैप्टर 9, चैप्टर 9A और चैप्टर 10। तीनों चैप्टर को हम एक साथ कवर करेंगे क्योंकि ये लगभग सेम जैसे हैं थोड़े, और बहुत कम सेक्शन है, ठीक है। तो पहले चैप्टर 9 देखते हैं और चैप्टर 9 फिर देखेंगे, फिर इंटरवल करेंगे, फिर उसके बाद चैप्टर 10 देखेंगे, ठीक है। तो चैप्टर 9 हमारा किससे रिलेटेड है? लोक सेवकों द्वारा तथा उनसे संबंधित अपराधों के विषय में। लोक सेवक कौन से होते हैं आपको पता ही होगा, पब्लिक सेवक। अब पब्लिक सर्वेंट अब लोक सेवकों की बात आई है तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि लोक वर्ड किसमें डिफाइन है, आईपीसी के किस सेक्शन में डिफाइन है, ये आप बताइए। और साथ ही साथ जो लोक सेवक है, लोक सेवक वो किस सेक्शन में डिफाइन है, ठीक है। कमेंट कर दीजिए, इसका आंसर मैं लास्ट में बताऊंगा जब ये चैप्टर खत्म करूंगा, ओके। तो लोक सेवकों द्वारा तथा उनसे संबंधित अपराधों के विषय में, जब कोई लोक सेवक कोई अपराध करता है, सेक्शन 161 से 171 तक के है ये, ठीक है। 161 से 165A पहले से हटाया जा चुका है। और कैसे हटा है? क्योंकि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम कब बना? 1988, ये वाला जो लागू हुआ था 1988 में, तब सेक्शन 31 में उसमें रिश्वत को हटा दिया, मतलब मेंशन किया गया है। तो इस वजह से आईपीसी से हटा दिया गया, ठीक है। तो 161 से 165 ये तो ऑब्वियसली हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि वो हट चुका है, तो ये हटा दिया गया, इसको छोड़ दीजिए। अब आगे बढ़ते हैं, ये याद रखिएगा जरूर कि रिश्वत कहाँ डिफाइन है? सेक्शन 31 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में डिफाइन है, ठीक है। उसी से रिलेटेड थे ये सारे, कि क्या होता है, कैसे रिश्वत लेने में क्या क्या मतलब आपको सजा मिल सकती है। अब सेक्शन 166A पे यहाँ पे हम देखते हैं लोक सेवकों जो विधि के अधीन आदेशों की अवज्ञा करते हैं। मतलब कि देखिए, जो भी लोक सेवक होता है उनका एक मतलब कर्तव्य होता है, ड्यूटी होती है, जो उनको विधि के द्वारा मिली होती है, ठीक है, वो उनको करना ही करना है, ठीक है। जैसे कि पुलिस वाले की ड्यूटी क्या होती है? ड्यूटी ये होती है कि जो है वो लोगों की रक्षा करे, ठीक है। उसी तरह से कुछ ऐसे अपराध हैं जिसमें कि उनको एफआईआर करनी ही करनी है। मतलब अगर उनकी नॉलेज में ऐसा है, तो अगर कोई सामने से बोल रहा है पीड़ित की जो है एफआईआर दर्ज करो, और वो नहीं करते हैं, तो वो क्या कर रहे हैं? वो विधि के आदेश की अवज्ञा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि विधि ने उनको इसलिए वहां पे अपॉइंट किया है ताकि वो पब्लिक की मदद कर सके, ठीक है। तो यहाँ पे लोक सेवक क्या करते हैं? विधि के अधीन रहते हैं और आदेश की अवज्ञा करते हैं, वो अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे हैं। तो इसके लिए दंड क्या होगा? 2 वर्ष या जुर्माना, और या फिर दोनों हो सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपका जो भी आपके संज्ञेय अपराध है, बहुत ज्यादा संज्ञेय का मतलब आपको सीआरपीसी में मिल जाएगा धारा 2 में, ठीक है। संज्ञेय असंज्ञेय क्या होता है? जमानती गैर जमानती अपराध क्या होते हैं, ठीक है, या फिर अजमानती अपराध क्या होते हैं। संज्ञेय और असंज्ञेय कॉग्निजिबल और नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस होते हैं, ठीक है। संज्ञेय का मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं, संगीन मतलब भी बहुत ही हाई लेवल के अपराध, जैसे कि हत्या हो गई, ठीक है, किसी की, और रेप हुआ, ये सब क्या है? संज्ञेय अपराध है। इसमें आपको तुरंत एक्शन लेना होता है, ऐसा नहीं कि आप टाल दो बात को, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है? लोक सेवक को तुरंत एफआईआर दर्ज करनी होगी। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो क्या कर रहा है? विधि के आदेश की अवज्ञा कर रहा है। तो उस केस में आप उस पर अगर जो है क्या कहते हैं, वो पकड़ा जाता है या फिर उस पर केस करते हैं, तो क्या होगा? दंड होगा 2 वर्ष का और जुर्माना, और दोनों भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद सेक्शन 166B पीड़ित का उपचार ना करने पर। बहुत समय आजकल तो ऐड भी चलता है कि जरूरी नहीं है आप जो है क्या कहते हैं किसी के रिश्तेदार हो, आप पुलिस के आए बगैर ही आप उपचार कर सकते हैं एक्सीडेंटल केस में, आप ऐसा देखते हैं। तो पीड़ित का उपचार, देखिए कोई पीड़ित है, बहुत ही मतलब क्रिटिकल कंडीशन में है, तो उसका उपचार अगर कोई नहीं कर रहा है, हॉस्पिटल कैसा भी हो सकता है, गवर्नमेंट हो सकता है, प्राइवेट हो सकता है, सेंट्रल का हो सकता है, स्टेट का हो सकता है, या फिर स्थानीय हो सकता है, नगर निगम वाला, तो उस तरह का भी हो सकता है। अगर वो उपचार करने से मना कर रहा है तो उस केस में क्या करिए आप? सेक्शन 166B का यूज करिए। क्या दंड क्या मिलेगा? 1 वर्ष का कारावास। अब किसी डॉक्टर ने मना किया, इंडिविजुअल वो नहीं करना चाह रहा, तो उसको दंड मिलेगा, या पूरा जो मैनेजमेंट है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी तो उनको मिलेगा, या जुर्माना या दोनों, ठीक है। तो ये 166B पीड़ित के लिए होता है जो कि जख्मी हो, काफी क्रिटिकल कंडीशन में हो, उसके केस में, ठीक है। उसके बाद आता है सेक्शन 170 लोक सेवक का प्रतिरूपण। ये तो आपने पहले भी देखा होगा और कई जगह आप देखते भी होंगे। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि ओएलएक्स पे एक फ्रॉड होता रहता है कि
हम आर्मी से हैं, पैसा ट्रांसफर करने के लिए कुछ भेजते हैं तो वहाँ पे QR कोड वो भेजते हैं और कहते हैं आप पैसा ट्रांसफर करिए, और आर्मी जैसा वो मतलब प्रिटेंड करते हैं, ठीक है। तो लोक सेवकों का प्रतिरूपण मतलब आप कुछ नहीं है, लेकिन आप ऐसा दिखा रहे हैं कि आप लोक सेवक हैं, ठीक है। आप वो दिखा रहे हैं कि आप लोक सेवक हैं पर आप हैं नहीं, और फिर कुछ काम करवाना चाहते हैं उनके थ्रू, ठीक है, वो दिखाकर। जैसे अभी रिसेंट में एक न्यूज आई थी न्यूज़पेपर में, वो ये थी कि एक बंदे का चालान हो गया था, ठीक है। तो उसने क्या किया, कॉल किया, क्या बन के, उसने बन के कॉल किया PCS ऑफिसर, ठीक है, शहर का PCS ऑफिसर बन के कॉल किया और बोला कि अभी मैं एक ऑपरेशन में हूँ, ये इस नाम से आपके यहाँ तक चालान आया है। RTO में कॉल किया, जो भी मतलब होते हैं ट्रैफिक के, उसने कॉल किया और बोला कि मैं अभी ऑपरेशन में हूँ, आप इनका चालान निरस्त करिए, अभी हटाइए, ठीक है। उनको शक हुआ तो उसको ट्रेस किया गया और फिर बाद में जो कार्रवाई होती है वो करवाई गई। तो ये क्या है, लोक सेवक होने का प्रतिरूपण कर रहे थे वो। तो यहाँ पे दंड क्या मिला होगा उनको, 2 वर्ष या जुर्माना या दोनों, ठीक है, ठीक है। तो ये उनका जो है क्या था, दंड था। सेक्शन 170, हम कुछ नहीं है लेकिन फिर भी हम वो दिखाने का प्रयत्न कर रहे हैं, ठीक, क्या दिखा रहे हैं। सेक्शन 171 में लोक सेवक की वर्दी टोकन धारण करना, ये आपको याद दिला रहा होगा चैप्टर 7 सेना के विरुद्ध अपराध में जो सेक्शन 140 था, वर्दी या टोकन धारण करना, इसी से रिलेटेड था ना। तो यहाँ पे लोक सेवक के बारे में, उनकी वर्दी या टोकन धारण करता है कोई, तो उस केस में उसको दंड क्या मिलता है, 3 महीने या जुर्माना, ठीक है। तो आप नहीं धारण कर सकते बगैर वो होते हुए जो आप दिखाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो आगे हम लोग अब चैप्टर पढ़ेंगे 9A, लेकिन उससे पहले मेरा जो क्वेश्चन था कि लोक और सेवक किस सेक्शन में डिफाइन है IPC के, रिवाइज करते चलिए पर डे, ठीक है। देखिए लोक जो आपका डिफाइन है वो है सेक्शन 12 चैप्टर 2, ठीक है। चैप्टर 2 में परिभाषाओं से रिलेटेड था ना, तो IPC के चैप्टर 2 सेक्शन 12 में। अब लोक सेवक, तो ऑब्वियस सी बात है, ये याद रखिएगा, लोक सेवक लोक से बड़ा लेटर है, मतलब शब्द है, सॉरी, तो वो डिफाइन होगा 12 का जस्ट उल्टा, यानी कि 21 में। सेक्शन 21 में क्या डिफाइन है, लोक सेवक, और 12 में क्या डिफाइन है, लोक। आई होप कि आपको समझ में आओ। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं चैप्टर 9A के बाद। अब हम लोग देखते हैं चैप्टर 9 है, तो चैप्टर 9 है देखिए और देख के छोड़ दीजिए, क्योंकि ये चैप्टर 9 है बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं आपके हिसाब से, जो कि रिलेटेड है किसे, निर्वाचन संबंधी अपराधों के विषय में, ठीक है। अब चैप्टर 9 है किस धारा से रिलेटेड है, 171A से 171I तक, ठीक है। 171 किस में आता है, चैप्टर 9 में आता है, और 171A से लेके I तक किस में आता है, चैप्टर 9A में आता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। उसके बाद ये वाला हमें इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये वाला आपको पढ़ने की नीड भी नहीं है, लेकिन अगर बाय चांस आपका क्या कहते हैं, आपके केस में कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है निर्वाचन से रिलेटेड, तो ये याद रखिएगा, बस इतना काफी है, ठीक है। उसके बाद चैप्टर 10 लोक सेवकों के विधिपूर्ण प्रतिकार का अवनमन करने के लिए, ठीक है। मतलब लोक सेवक ने कोई ऐसा सम्मान प्रस्तुत किया या फिर आपके खिलाफ जो है कुछ ऐसा आपको ऑर्डर दिया है जिसका आप अवहेलना कर रहे हैं, अवमानना कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड है कि आप लोक सेवक की बात नहीं मान रहे हैं, ठीक है। तो देखिए 172 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये कहां से, 172 से, सॉरी मैंने सेक्शन नहीं लिखा, तो सेक्शन 172 से 190 तक के चैप्टर 10 है हमारा, ठीक है। तो 172 किससे रिलेटेड है, समनों की तामील या अन्य कार्यवाही से बचने के लिए फरार हो जाना, ठीक है। अब यहाँ पे सेक्शन 172 में 2 कंडीशन होती है, या तो आप समनों की तामील करके किसी कार्यवाही से बचने के लिए फरार हो जाते हैं, जैसे कि आपको बोला जाता है क्राइम पेट्रोल में, आपने अक्सर देखा होगा कि बोला जाता है कि इस कार्रवाई के दौरान जब भी हम आपको चाहें तो बुला सकते हैं, आप हमारा सपोर्ट करिएगा और साथ ही साथ मतलब सहयोग करिएगा, और साथ ही साथ आप शहर से बाहर नहीं जाएंगे। इस दौरान अगर कोई बाहर चला जाता है, मतलब उन्होंने क्या की, समनों की अवहेलना की है, उनके बात को नहीं माना है, ठीक है। और दूसरा केस होता है कि मान लो कोई सम्मन भेज के आपको बुलाया गया, कहाँ पे, कोर्ट में बुलाया गया, या फिर क्या कहते हैं ऑफिस बुलाया गया, मतलब थाने में बुलाया गया, सॉरी। तो वहां पे अगर आप हाजिर नहीं होते हैं, ये 2 तरह की तामील आप कर सकते हैं। पहले तो आपने मानने से उसकी बात माना किया, और दूसरा जब आपको बुलाया गया आप गए नहीं। पहले केस में अगर आप मान लीजिए बगैर बताए चले जाते हैं, ठीक है। अगर आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, मान लीजिए आपका UPSI का एग्जाम है और आपके ऊपर ऐसा है कि उन्होंने मना किया अभी आप बाहर नहीं जाएंगे तब तक आपसे रिलेटेड कुछ है, तो फिर उनसे पूछ के जाएंगे, उनको बता के जाएंगे, उनकी परमिशन लेके जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे, ठीक है। तो अगर ऐसा नहीं करते आप तो दंड क्या होगा, 1 माह का कारावास और साथ ही साथ जुर्माना 500 रुपए तक, ठीक है। 500 रुपए तक कुछ भी हो सकता है, ठीक है।
अब आदेश पर हाजिर ना होना मतलब उन्होंने आपको बुलाया, आदेश दिया, आदेश किसी भी तरीके से दिया जा सकता है, वो आपका समन हो सकता है, मतलब दस्तावेज हो सकता है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक हो सकता है, किसी भी तरह का हो सकता है। अब ये इलेक्ट्रॉनिक और दस्तावेज किस सेक्शन में डिफाइन है ये बताइएगा मुझे, ठीक है। चैप्टर 2 आईपीसी, ठीक है, इसमें डिफाइन है, और कौन से सेक्शन में डिफाइन है ये बताइएगा, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख, ठीक। तो यहाँ पे हाजिर ना होने के केस में क्या होगा, दंड होगा 6 मास का और जुर्माना होगा 1000 रुपए तक, ठीक है। उसके बाद सेक्शन 173 समन को नष्ट या निवारित करना। नष्ट या निवारित करना मतलब जैसे कि अवहेलना ही हो गया ये एक तरह का। जैसे आपको किसी ने समन दिया कि आपको ऐसा करना है या हाजिर होना है, तो आपने लेने से मना कर दिया, नहीं लेना, जाओ, ठीक है, आपको समन की जरूरत है नहीं, ठीक, ऐसे करके। उसके बाद सेकंड केस हो सकता है कि वो चपका रहा हो आपकी वॉल पे, भाई तुम नहीं लोगे तो क्या करेगा, सामने वाला बंदा आपकी दीवार पे चपका देगा, आपने उसको चपकाने भी नहीं दिया, ठीक है। तीसरा केस हो सकता है वो चपका के चला गया, पहला तो केस आपने चपकाने नहीं दिया, दूसरा अगर वो चपका के चला गया, आपने देखा आपकी गैर हाजिरी में चपका के चला गया, आपने पढ़ा और उसको फाड़ दिया, इस केस में आपने क्या किया, समन को नष्ट किया। तो क्या होगा, अगर लोक सेवक का कोई समन है और उसको आप जो ऐसा करते हैं, नष्ट करते हैं, तो 1 माह का कारावास और 500 रुपए जुर्माना। और वहीं अगर किसी न्यायालय का समन है तो उस केस में आपको 6 मास का कारावास हो सकता है और 1000 रुपए तक जुर्माना देना पड़ सकता है, ठीक है। उसके बाद आता है सेक्शन 176 सूचना ना देना। देखिए, सूचना ना देना मतलब जब भी आप विधि के द्वारा आबद्ध, आप हमेशा ही विधि के द्वारा आबद्ध है कि आप कानून का सहयोग करेंगे, या ये हर इंडिविजुअल पे लागू होता है, ठीक है। अगर कानून आपसे मदद मांग रहा है तो आपको सहयोग करना ही होगा, ठीक है। तो आप विधि द्वारा आबद्ध है कि आप कानून का हमेशा सहयोग करेंगे, और ऐसे केस में अगर कोई पुलिस वाला या कोई आके लोक सेवक आपसे कुछ पूछता है, कोई जानकारी चाहता है, मतलब पर्सनल नहीं, किसी भी चीज से रिलेटेड, जैसे कि कोई मुस्लिम भाग गया किसी साइड और आपने देखा उसको किधर भाग रहा, और उसने आके पूछा वो किधर गया, आपने नहीं बताया, मैंने नहीं देखा, ऐसा ना करने पर मतलब सूचना ना देना, आपने उसे बताया नहीं, इन्फॉर्मेशन ना देने पे दंड क्या होगा, 1 माह का कारावास, 500 रुपए तक जुर्माना, ठीक है। अब सेक्शन 177 हमें क्या क्या पढ़ लिया, 172, 173, 176 और 177। इसमें क्या डिफाइन है, मिथ्या साक्ष्य देना। मिथ्या साक्ष्य का मतलब फॉल्स इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, ठीक है। फॉल्स इंफॉर्मेशन इस टाइप की कि जैसे कि आप वही चीज लेते हैं कि कोई मुजरिम इधर फरार हुआ है और आपने बोला इधर गया है, ठीक है। तो उस केस में क्या हुआ कि आपने मिथ्या साक्ष्य दिया, ठीक है, और मतलब झूठ बोला एक तरह का, ठीक। और दूसरे केस में अब मान लीजिए किसी की मृत्यु किसी तरह से हुई है, ठीक है, और आपकी किसी से रंजिश थी सामने वाले से, ठीक है, तो आपने क्या बोल दिया कि उसने इसको मारा, जबकि उसने इसको नहीं मारा था, ठीक है। तो उस केस में आपने क्या किया, मिथ्या साक्ष्य दिया या फिर झूठ बोला यहाँ पे। तो उस केस में आपको 6 माह का कारावास या फिर 2 वर्ष तक का भी कारावास हो सकता है। अलग अलग इंफॉर्मेशन डिपेंड करता है कि आपने किस बात के लिए झूठ बोला है, छोटी सी बात के लिए झूठ बोला है या फिर बहुत बड़ी मतलब ऐसे संगीन अपराधों के लिए झूठ बोला है, तो वो अलग अलग कंडीशन होती है, उसमें 6 माह से लेकर 2 वर्ष तक का कारावास हो सकता है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं बचे हुए 2 सेक्शन 182 और 182 सॉरी मैंने 177 पे मिथ्या साक्ष्य लिखा, तो वहाँ साक्ष्य नहीं है, मिथ्या सूचना से था, ठीक है। और यहाँ पे भी मिथ्या सूचना है, ठीक है। यहाँ पे मिथ्या सूचना इस तरह का है कि रिटेन टाइप में, जैसे आप FIR कर रहे हैं झूठी किसी के लिए, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए लोक सेवक को कुछ ऐसा गुमराह कर रहे हैं, ठीक है। तो वहां पे आपको दंड क्या मिलेगा, 6 माह का दंड मिल जाएगा, अच्छा खासा, आप हाफ सेंचुरी मार के आएंगे, हाफ ईयर की, ठीक है। और उसके बाद सेक्शन 188 में लोक सेवक की आदेश की अवज्ञा करना, ठीक है। ऐसा होता है कि जैसे बहुत जगह कहीं ऐसा है कि दंगा भड़कने वाला या कुछ ऐसा है कि लोग एक दूसरे के झुंड पे क्या कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, ठीक है। क्या हुआ, 2 ग्रुप आपस में लड़ गए, उस केस में अब पता है कि क्षति क्या होगी, पूरी पब्लिक की क्षति होगी, ठीक है, सारी जो प्रॉपर्टीज है वो डैमेज होगी। तो इस केस में क्या हुआ, लोक सेवक ने कोई आदेश दिया, अब उसको नहीं माना जा रहा है, तो उस केस में क्या होगा, दंड 1 माह का मिलेगा उन लोगों को जो लोग नहीं मान रहे हैं, ठीक है। इस केस में सीआरपीसी की धारा 133 के अंडर उन दोनों ग्रुप्स को समझाने के लिए कौन आता है, एसडीएम आता है, ठीक है। और साथ ही साथ सीआरपीसी की धारा 144 के तहत डीएम जाता है उन लोग को समझाने, ठीक है। फिर भी नहीं समझ
समझते हो तो फिर लास्ट ऑप्शन अपने पास दंड का तो है ही, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब ये 144 अपने बल्बा वाले 144 से काफी डिफरेंट है, ठीक है। तो याद रखिएगा 133 में एचडीएफ जाता है और 144 में डीएफ जाता है कंपोनेंट, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब चैप्टर 10 में केवल इतने ही हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे या फिर धाराएं थी। इसके बाद हम लोग आगे चल के चैप्टर 11 से लेकर 23 कवर करेंगे। आई होप कि आपको पूरी समझ में आई होगी जितना भी हम लोगों ने चैप्टर में धाराएं पढ़ी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।